जी, मैंने सभी को म्यूट कर दिया। अब कोई अपने आप को वो नहीं कर पाएगा। चलिए, और जो भी मुझसे आप लोग बात करेंगे वो चैट से बात करेंगे। ये जब मैं ऑन करूंगा तब ऑन होगा, जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तब मैं ऑन करूंगा। देखिए, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा। अभी तक हम लोगों ने हिस्ट्री समझी ज्योतिष की। उसके बाद हमने चीजों को समझा कि कैसे फलित ज्योतिष, मतलब ज्योतिष के कितने पार्ट हैं, वेद के कितने पार्ट हैं, ये सारी बातें हो गई। अब यहाँ से मेन स्टार्ट होता है भचक, ब्रह्मांडी संरचना। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत आपको मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी। जितनी बचाएंगे उतनी बचा लेंगे, लेकिन जहां जरूरत पड़ेगी वहां तो आपको बताना ही पड़ेगा। तो ब्रह्मांडी संरचना, ब्रह्मांडी संरचना, ब्रह्मांडी संरचना क्या है? ब्रह्मांड यानी जैसे आप एक जगह खड़े हो जाइए और एक जगह खड़े होकर के आसमान में देखिए तो आपको पूरा गोल ही नजर आएगा। यही ऐसा हमारे ऋषि और महर्षियों ने भी यही किया कि वो एक जगह खड़े होकर जब आसमान को देखते हैं तो नीला नीला एक गोल सा उनको दिखाई देता है, जिसको इन्होंने अंतरिक्ष का नाम दिया। जिसको इन्होंने अंतरिक्ष का नाम दिया। बहुत पहले ही हमारे ऋषि और महर्षि अंतरिक्ष को समझने की कोशिश करते थे कि ये आखिर है क्या। बहुत सारे लोगों को सक्सेस मिली। उन्हीं सक्सेस, उसी सूत्रों का सहारा लेकर के ही नासा और इसरो ही आगे बढ़े हैं। आप ये मत समझिए ये हमारे ज्योतिष को ही इन्होंने यूज किया है। भले वो हमारे सामने कोई भी र्यूमर फैला दे, नहीं नहीं हम बहुत साइंटिफिक हैं, लेकिन हकीकत में आपको बता रहा हूं, इन्होंने हमारे सूत्रों को लेकर ही इस अंतरिक्ष को समझने की पूरी कोशिश करी है। तो क्या है, उस पर हम नहीं जाना चाहते कि हम लोगों को क्या बताया गया और उन्होंने क्या यूज किया, क्योंकि हम लोग को हमेशा ही डार्क में रखा गया। किसी एक जगह खड़े होकर के ऐसे आसमान को देखें तो आपको एक वृत्त जैसा दिखाई देगा, वृत्त जैसा। इसी को ब्रह्मांड हम मान लेते हैं, नीला नीला वृत्त दिखाई देगा। और ये आपकी क्या है, लोकेशन है, ये आपकी पोजीशन है। ये कोई व्यक्ति यहाँ पे, पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है, कोई भी पर्सन यहाँ पर खड़ा हुआ है। अब जब यहाँ पे कोई भी पर्सन खड़ा हुआ है, अब वो आसमान को देख रहा है, तो मुझे आप चैट में आंसर देंगे कि कोई भी वृत्त चीज, गोलाकार कोई भी चीज है, सर्कुलर कोई भी चीज है, तो उनमें दूरियां कैसे नापी जाती है? दूरियां कैसे नापी जाती है, मुझे चैट में लिखिए आप। डिग्री में। बहुत बढ़िया, नितिन शर्मा जी ने आंसर दिया डिग्री में, एकदम सही बात है। सर्कल में, डिग्री में, एकदम सब सभी सही आंसर दे रहे हैं कि जब आप मान लीजिए इसको हम हटा रहे हैं कि हम यहां पर खड़े हैं, हम यहां से हमारी नजर ऐसे ऊपर हमने करी, हमने यहाँ पे देखा कुछ चीज है, और हमने जब यहाँ पे इधर हमने नजर करी तो हमने देखा यहाँ पे कोई चीज है। तो ये कोई वस्तु, ये कोई वस्तु, इन दोनों वस्तु के बीच में जो कितनी दूरी है, तो इसको यहां पर हम लोग कोण से नापते हैं, कोण से। और कोण की इकाई होती है डिग्री, एंगल। कोण को क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं ना अंग्रेजी में हम, एंगल। इसकी यूनिट क्या होती है? डिग्री यूनिट होती है, डिग्री। अंश कहते हैं जिसको आप, अंश। और अंश से छोटा कौन होता है? कला। और कला से भी छोटा कौन होगा? विकला। अब ये क्या है, जैसे आप समय बताते हैं घंटे, मिनट और सेकंड में, ऐसे ही दूरी नापने के लिए अंश, कला और विकला में उसको में हम लोग नापेंगे। तो क्या हम लोग मिनट और सेकंड को कला और विकला में परिवर्तित कर सकते हैं? यस, बट वो मैथमेटिक्स आप रहने दो करने को, वो हमारी जगह ले चुका है सॉफ्टवेयर। हम उसको सॉफ्टवेयर से यूज करेंगे, ठीक है, ये आप जरूर कर लें। तो हमारा मैथमेटिक्स का काम इन लोगों ने बचा लिया, वरना तो हम लोग जो पढ़ना है वो छोड़ करके पढ़ते कुछ और, यानी पढ़ते रहते गणित, जीवन निकल जाता गणित में इन्वॉल्व रहते और कुछ समझ में ना आता। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें मैथमेटिक्स लगी है। तो जैसे समय को हम लोग नापते हैं घंटा, मिनट और सेकंड में, वैसे कोण को यानी एंगल को नापने के लिए क्या है? अंश है, कला और विकला है।
ठीक, क्या हमने बताया, हम यहाँ पर खड़े हैं, कोई वस्तु यहाँ पर और कोई वस्तु यहाँ पर है, तो इन दोनों वस्तु की हम दूरी देखना चाहते हैं। तो दूरी देखने के लिए क्या बताया गया कि भाई आपको डिग्री पे आना पड़ेगा, एंगल आप देखो, यानी इस वस्तु का इस वस्तु से कितना एंगल है, कितनी दूरी है, कितना कोण है, उसको हम लोग वही डिग्री कला और विकला कहेंगे। ठीक, अब आइए, अब हमारे जो ऋषि और मुनि हुए, कोई भी ऋषि और मुनि हुए, एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हम लोग, तो इन्होंने क्या किया कि ये एक बात बताइए, वृत्त का कोण कितना होता है, वृत्त का कोण कितना होता है पूरा, ये आपको आना चाहिए, बहुत छोटी बात है, लिख के बताइए वृत्त का कोण कितना होता है, ये पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री, बहुत बढ़िया, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, 0 से 360। ये पूरा अगर आप यहीं पर हैं, यहां पर हैं, और यहां से पूरा घूमकर आ जाएंगे, तो कितने आप कितनी दूरी घूम के आ गए, 360 डिग्री घूमकर आ गए, मतलब पूरा एक गोल आप होके आ गए, ये 360 डिग्री गोल। अब हमारे ऋषि और मुनियों ने क्या दिमाग लगाया कि इस पूरे 360 डिग्री को 12 भागों में विभाजित किया। 12 ही क्यों किया, 13 क्यों नहीं किया? इन्होंने कहा कि हम ऐसे नंबर से विभाजित करें जिससे आने वाला नंबर होल नंबर हो। होल नंबर मतलब कि पूर्ण नंबर हो, क्योंकि तो फिर जैसे एग्जांपल लेते हैं, उन्होंने क्या किया, इस पूरे 360 डिग्री को 12 भागों में बांटा, यानी पूरे वृत्त को मतलब 360 डिग्री को 12 भागों में विभाजित किया, यानी पूरे, आप ऐसे भी कह सकते हैं, पूरे अंतरिक्ष को 12 भागों में विभाजित किया गया। पहले पूरे वृत्त को, वृत्त यहाँ पे कौन है, अंतरिक्ष है, वृत्त यहाँ पे कौन है, अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष को यानी 360 डिग्री को 12 भागों में विभाजित किया गया। क्यों 12 भागों में विभाजित ही क्यों किया गया? क्योंकि देखिए, अगर आप 360 को 12 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 30 डिग्री आ जाता है, जो कि एक होल नंबर होगा। 360 को 12 से करो, बाटे 36, तो ये आंसर आ गया आपका। अब जरा एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर 360 को जरा 13 से डिवाइड करिए। अगर कहते हैं 13 भागों में बांट दिया जाए, तो देखिए आंसर कितना आ रहा है, 27.66 आ रहा है। ये तो अपने आप में बहुत ज्यादा हमें दिक्कत आने लगेगी, क्योंकि अभी तो हमें ये डिग्री की केवल बात हो रही है, कला और विकला और देखनी है हमको। तो ये तो पॉइंट बहुत ज्यादा हमारे लिए समस्या क्रिएट कर देगा। ये तो और 14 में करेंगे, फिर से वही फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, दशमलव में वैल्यू आएगी। तो दशमलव में ये जो वैल्यू आएगी, इससे तो हमको समस्या बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि ने कहा कि ये किताब में लिखा है जो मैं बोलने जा रहा हूं, उन्हें पता था कि आने वाले समय में लोगों के पास इतना पेशेंस नहीं होगा, दिमाग तो भले हो सकता है, पेशेंस नहीं होगा, धैर्य नहीं होगा, और वो इतनी ज्यादा गणित नहीं कर पाएंगे। इसलिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे चीजें थोड़ी आसान हो। तब उन्होंने इसको 12 भागों में विभाजित किया, और यही जो 12 भाग हैं, यही 12 भाग राशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? राशियां कहलाती हैं। ये नोट कर लिया होगा आपने, मैं इसको हटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। तो ये क्या कहलाएगा, ये यहां पर क्या कहलाएगा, ये 12 जो भाग हैं, 12 भाग, 12 भाग का मतलब एक भाग कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का। एक भाग कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का। जो 12 भाग हैं वो क्या कहलाती है, राशियां। 12 भाग को राशियां कहते हैं, राशियां कहते हैं। तो 12 भाग बराबर कितने डिग्री हो गया भाई, 360 डिग्री। तो एक भाग बराबर कितना होगा, 360/12 यानी 30 डिग्री, 30 डिग्री होगा। क्यों 12 लिया गया, हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्योंकि अगर 12 नहीं लेंगे, 13 लेंगे, 14 लेंगे, 11 लेंगे,
तो आप देखेंगे ये नंबर आपको होल नंबर में नहीं मिलेगा, पूर्ण नंबर में नहीं आएगा, दशमलव में नंबर आएगा। और दशमलव में नंबर आने का मतलब क्या हुआ? दशमलव में नंबर आने का मतलब कि हमारी कैलकुलेशन और कठिन होती चली जाएगी। तो उसी कठिनाई से बचाने के लिए हमारे ऋषि और मुनियों ने इसको 12 भागों में विभाजित किया, और इसी 12 भाग को क्या कहते हैं? राशियां कहते हैं। और 12 भाग बराबर अगर 360 डिग्री है तो एक भाग बराबर 360 बाई 12 यानी 30 डिग्री होगी। और एक भाग यानी एक राशि, तो एक राशि कितने डिग्री की होगी? 30 डिग्री। 12 भाग बराबर क्या हुआ? 30 डिग्री। तो एक भाग को आप एक राशि कह रहे हैं, तभी तो 12 राशियां हुई। और एक राशि का मतलब कितने डिग्री हो गया? 30 डिग्री हो गया। ये भी आप नोट कर लीजिए। अब जो 12 राशियां हैं वो कौन कौन सी, जरा उनको समझते हैं, उनको हम लोग पहले समझते हैं। यहां पे हम लिखते हैं राशि, लिख रहे हैं राशि, और उसका अंग्रेजी में नाम भी लिख देंगे, इंग्लिश नेम। उसका क्या होगा? इंग्लिश नेम। और उसके लिए जो नंबर दिए गए, अंक दिया गया, उसके लिए अंक क्यों दिया गया? क्योंकि हम बार बार राशि थोड़ी ना लिखेंगे, वो आपको याद होना चाहिए। अंक, किस राशि का कौन सा अंक है वो याद होना चाहिए। अगर आपको ऑर्डर में याद होगा, क्रमवार में याद होगा, तो आप आसानी से उन बातों को समझ जाएंगे। ठीक, तो राशि कौन सी हो गई? मेष राशि पहली आएगी। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एरीज कहते हैं। और इसके लिए एक नंबर दिया गया, एक नंबर। इसके लिए क्या नंबर दिया गया? एक नंबर दिया गया। ठीक है। अब यहां पे देखो, ये सर ये मेष ही क्यों बोला गया? एक्चुअली हमने कल बताया था कि व्यक्ति के ऊपर वातावरण का बहुत प्रभाव होता है। आपकी सोच क्या होगी, आप जिस वातावरण में आपका पालन पोषण हुआ है वैसे ही आपकी सोच होगी। तो जो भी हमारे ऋषि मुनि थे वो इसी धरती पर रहते थे। धरती में जितने भी जीव जंतु इंसान जो थे वही वो सोच पाते थे। तो आप देखिए, जब आपने किसी को नहीं देखा होता, या एक रात है, बहुत अंधेरी रात है, और आपको कोई एक आकृति नजर आती है, मतलब है तो वो पेड़ ही, रात में आपने पेड़ देख लिया एकदम अंधेरी रात में, तो आपको वो डरावना एक भूत नजर आता है। क्यों? आपके दिमाग में बसा लिया गया कि कोई चीज डरावनी होगी, रात अंधेरी है तो भूत होगा। तो वो भूत की शक्ल अच्छा कैसी नजर आती है, कोई बता पाएगा? भूत की शक्ल कैसी होगी? जिसको आप लोगों ने टीवी में देखा होगा ना, वैसी आप उसकी कल्पना करेंगे। क्योंकि जिसको आप देखते हैं, आप वही चीज आपके दिमाग में आ जाती है। आप अगर नई चीज सोचेंगे भी तो उसका जो बेसिस होगा वो वही बेसिस होगा जिस वातावरण में आप पले बड़े हैं। पले बड़े हैं, एक कोई साधु और संत है, अच्छे वातावरण में पल करके साधु और संत बन गया, उसको आप चाहे जितने दुराचारियों के बीच में रख दीजिए, तो जब तक वो दुराचारियों के बीच में रहेगा वो साधु व्यक्ति, तब तक हो सकता है कि उसके प्रभाव के कारण उसके अंदर दुराचारिता आ जाए। लेकिन जैसे ही उनसे वो भिन्न होगा, अलग हटेगा, उसके अंदर साधु के भाव फिर से उत्पन्न हो जाएंगे, क्योंकि उसका पालन पोषण उसी तरीके से हुआ है। यही पराशर जी कहते हैं कि वातावरण का बहुत फर्क पड़ता है। एक वैसे इसका उल्टा कर लीजिए, एक बहुत ही क्रूएल पर्सन, निर्दयी पर्सन, उसका ऐसे ही वातावरण में पालन पोषण हुआ हो, जहां पे किसी चीज को काटा जा रहा हो, तभी हम लोग बोलते हैं ना हम लोग मांसाहारी नहीं है। ब्राह्मण में तो वैसे भी मना किया गया ब्राह्मण को। ब्राह्मण मीन्स जिसके पास ज्ञान हो उसको ब्राह्मण कहा जाता है। तो वो उसको मांसाहारी क्यों कहता है? मांसाहारी क्यों नहीं है? क्योंकि उनको वो चीज करते हुए देखेगा तो उसके अंदर भी निर्दयता का भावना आएगा। क्योंकि आप देखिए, जो भी हमारे वैष्णव समाज के या किसी भी समाज के लोग हैं जो ब्राह्मण हैं, जो साधु प्रकृति के हैं, वो किसी को ज्यादा काटे उठेंगे तो उनके अंदर खुद दुख आ जाता है, क्योंकि उनका पालन पोषण ऐसे नहीं हुआ। और जिनका पालन पोषण इन्हीं तरीकों से हुआ है उनको ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो जिनका पालन पोषण किसी खराब
एटमॉस्फेयर में या क्रूएल एटमॉस्फेयर में हुआ है, खराब वातावरण में हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति को अगर हम साधु संगतों के बीच में रख दें, तो जब तक वो साधु संगत के बीच में रहेगा, हो सकता है उसके अंदर थोड़ी बहुत साधुता तो आ जाए, लेकिन जैसे ही वो उनसे हटेगा तो फिर से अपने वो रूप में आ जाएगा, क्योंकि उसका पालन पोषण ही वैसे ही किया गया है। ये कल मैंने बहुत इस पर जिक्र किया था। हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे ऋषि मुनि थे वो इसी धरती के ही थे, कोई भाई बाहर से तो आए नहीं थे, किसी दूसरे ग्रह के तो थे नहीं, वो इसी धरती के थे। तो उनका सोचा तो उन्होंने, लेकिन सोचने का जो तरीका होगा वो क्या तरीका होगा, जिसको उन्होंने देखा है उसी को ही आधार मान करके वो सोचेंगे। इसीलिए जितनी राशियां हैं, राशियों का जो स्वरूप उन्होंने सोचा, वो कोई ना कोई जीव जंतु, कोई ना कोई इंसान, किसी ना किसी तरीके से उनको आभास हुआ। रोहस जी से बोलिए वीडियो ऑफ कर ले। रोहस जी वीडियो ऑफ कर लीजिए अपना। ये लिख रहे हैं, सूर्यकांत जी लिख रहे हैं, शायद आपके कारण को समस्या आ रही है, तो आप ऑफ कर लीजिए जी। तो आप देखें कि किसी भी व्यक्ति का सोचने का तरीका समझ में आ गया। इसीलिए जो ऋषि मुनि थे, तो इन्होंने जो राशियों का स्वरूप निकाला है, वो इसी धरती पे पाए जाने वाले जीव जंतु की तरह है। और ये फिर से बृहद पराशर होरा शास्त्र में पहले अध्याय में ये लिखा हुआ है। ये सोचिए कि मैं ऐसे सोच के बता रहा हूं, नहीं, ये बृहद पराशर होरा शास्त्र में पहले अध्याय में ये बात मेंशन की गई है, लिखी गई। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मेष है, भेड़ जैसा है, इसको एरीज बोलते हैं, इसका अंक 1 है, ठीक है। इंग्लिश नाम भी अपने को पता होना चाहिए। वृषभ का मतलब आप सब समझ गए, बैल जैसा होता है, इसको इंग्लिश में टॉरस कहते हैं, और इसको 2 नंबर दिया गया है। ऐसे मिथुन है, मिथुन को इंग्लिश में जेमिनाई कहते हैं, और इसको 3 नंबर दिया गया है। ऐसे कर्क है, कर्क केकड़े जैसा दिखता है, इसको इंग्लिश में कैंसर कहते हैं, और इसको 4 नंबर दिया गया है। ऐसे सिंह शेर की शक्ल वाला होता है, प्रकृति उसकी वैसी ही होगी। अब देखिए, जो ये राशियों का जो साइन है, जो चेहरा है, वही उस राशि की प्रकृति है, वही उस राशि की प्रकृति होगी। 2 नंबर वृषभ, बैल की क्या आदत होती, खूब मेहनती होता है, खूब मेहनती होता है। तो वृषभ, अब बताएंगे, वृषभ राशि नहीं, लग्न की बात करेंगे, ये क्या होता है सर, अभी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो जो स्वरूप यहाँ पे आपके दिमाग में बसता चला जा रहा है, उसी स्वरूप के कारण भी वहां पर बैठे ग्रह अपना प्रभाव डालेंगे। जैसे आप लोग से अभी मेरी जितनी भी बात हुई, आप लोग केवल ग्रह ग्रह खेलते हैं। कल भी यही बात हुई कि गुरु शनि की युति है, शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, शुक्र यहाँ, शुक्र इसके साथ है। उसके साथ आप इन राशियों को लीजिए, क्योंकि अगर आप वो राशियां नहीं लेंगे ना, तो आप उन ग्रहों के प्रभाव को समझ ही नहीं पाएंगे कभी कि वो कैसा प्रभाव वहां पे देगा। क्या तो इनका प्रभाव क्या है। अब जैसे भेड़, मेष मतलब भेड़, कोई भी ग्रह बैठेगा। अब भेड़ कैसी होती है, छोटी होती है कि बड़ी होती है, छोटी होती है कि बड़ी होती है, तो आप देखिए हाइट का भी फर्क पड़ेगा। वृषभ लग्न वाले, अब लग्न क्या होता आप थोड़ा जानते नहीं, तो अभी हम सब बताएंगे, आप चिंता ना करिए। वृषभ लग्न वाले व्यक्ति बैलों की तरह काम करेंगे, किसी चीज की आशा नहीं करेंगे, एक धुन में चलते चले जाएंगे, एक धुन में चलते चले जाएंगे। और थोड़ी जड़ बुद्धि भी होते हैं, मोटी बुद्धि के भी होते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। उनको कह दिया गया भाई ये करना है, करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। बैल, तो ये जो मैं यहाँ पे साइन जो लिख रहा हूं, इसका बहुत बड़ा मतलब है। अभी बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी, यही आपके फलादेश का आधार बनेगा। तभी आप लोग जो लाल किताब या भृगुनंदी नाड़ी या नाड़ी ज्योतिष आप लोग जो अभी पढ़ रहे हैं, तो मैं अभी आपको इसीलिए रोक रहा हूं उसको। अगर आप पढ़ेंगे तो आप ना हकीकत नहीं पहचान पाएंगे। कि जैसे मान लीजिए
कि कोई भी ग्रह किस राशि में चला गया तो उसका क्या फर्क पड़ेगा। तो जब कोई ग्रह किसी राशि में चला जाता है तो वह ग्रह उस राशि के प्रभाव के अनुसार ही अपना प्रभाव देता है। जैसे कोई एक व्यक्ति है, वो किसी रिश्तेदार के यहाँ, दोस्त के यहाँ घर में जाता है, तो वो जिसके घर में जा रहा है वहां के अनुसार ही उसका व्यवहार आपको दिखाई देगा और वैसा ही प्रभाव लोगों पर पड़ेगा। कोई एक व्यक्ति सज्जन के घर में जा रहा है तो दूसरे व्यक्ति उस व्यक्ति को भी तो सज्जन मानेंगे, भाई हाँ प्रतिष्ठित व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है, साधु व्यक्ति है, ज्ञानवान व्यक्ति है। अब आजकल तो यहाँ पे प्रभुत्व का चक्कर है, तो जितने नेताजी लोग हैं वही प्रभुत्व होगा। हम कभी उनको नहीं अच्छा मानते, कुछ अच्छे हैं, सब बुरे भी नहीं है, लेकिन एक सत्ता व्यक्ति को घमंडी बनाती है। लेकिन जब भी किसी के अंदर ज्ञान आता है उसके अंदर क्या आ जाएगा, सबसे पहले वो व्यक्ति बहुत हम्बल होगा, वो बहुत झुका हुआ होगा। मैं बार बार एक बात का एग्जांपल देता हूं कि भरा पेड़ हमेशा झुका होता है, सूखा पेड़ हमेशा खड़ा होता है। जिसके अंदर कुछ नहीं होता वही तन के खड़ा होता है। सूखा पेड़ देखिए तन के खड़ा है। जिसके अंदर फल होते हैं, छाया होती है, उसमें फूल निकलते, वो झुका हुआ होता है। फल छाया मतलब उस व्यक्ति के अंदर ज्ञान है, संस्कार है, अपनी प्रतिष्ठा है, वो झुका हुआ व्यक्ति होगा। भरे पेड़ झुके हुए होते हैं, सूखे पेड़ खड़े रहते हैं। आंधी आएगी सबसे पहले कौन उड़ेगा, झुका हुआ पेड़ कि सूखा हुआ पेड़? सूखा हुआ पेड़। यहां आंधी आने का क्या तात्पर्य है कि मान लीजिए कोई आपदा आती है, कोई परेशानी आती, क्योंकि ये जीवन है, सब में परेशानियां आएंगी। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसमें परेशानियां ना आई हो, चाहे वो भगवान का ही अवतार लेकर इस धरती पर आया है तो उसके जीवन में भी ये परेशानियां आती हैं। बृहद पराशर होरा शास्त्र में लिखा गया है, पहले अध्याय में पराशर जी मैत्रेय मुनि को बताते हैं कि कोई भी जीवात्मा या परमात्मा इस धरती पर आएगा तो इस धरती पर ग्रहों का जो प्रभाव पड़ता है तो उस जीवात्मा और परमात्मा पर भी वही ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई परमात्मा का अवतार यहां पर हुआ है और वो परमात्मा पर ग्रहों का प्रभाव न हुआ हो। जो परमात्मा है वो इस धरती के बाहर हो सकते हैं, इस धरती के अंदर अगर आप आ गए हैं तो यहाँ पे जो नियम कानून ग्रहों के लग रहे हैं उस नियम कानून में परमात्मा भी आ गए। आपको पता है, चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे भगवान परशुराम हो, कोई भी व्यक्ति हो, भले वो भगवान हो, लेकिन धरती पर आए हैं तो ग्रहों का प्रभाव जरूर उन पर पड़ेगा। तो जब वो इतनी बड़े परमात्मा है जिनके को बखान करने के लिए हम आम आदमियों के पास, हमारे जैसे मूर्खों के पास शब्द नहीं है, तो हम जैसे मूर्खों पर क्या इन ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। जो लोग नहीं मानते वो और मूर्खता करते हैं। कहीं ना कहीं किन्हीं बातों को ना मानना भी एक मूर्खता है। मूर्खों में भी जो है ऑर्डर बनाए गए, कम मूर्ख, ज्यादा मूर्ख, उससे ज्यादा मूर्ख, महामूर्ख। तो ये पहचान धीरे धीरे कराते जाएंगे आपको। तो आप बहुत सारी चीजें किसी व्यक्ति को देख करके समझ सकते हैं। जैसे कल किसी सज्जन पुरुष ने हमसे पूछा था कि आप समुद्र शास्त्र जानते हैं क्या? जैसे कि आप किसी की शक्ल देख करके आप बता दें, सब लोग जानेंगे, आपको भी मैं जनवा दूंगा। कैसे? आप इनको पहचानना सीखिए। आप देखिए, सिंह है, दहाड़ने वाला होगा, सिंह कभी किसी से कंप्रोमाइज नहीं करेगा। तो जिसकी सिंह लग्न होगी वो कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। कोई एग्जाम्पल बता सकता है सिंह लग्न का कौन था? कोई एग्जाम्पल बता सकता है कि सिंह लग्न का कौन था? लिख के बताएं। कोई भगवान का नाम बताइए। भगवान नहीं, किसी का भी नाम बताइए। रावण की सिंह लग्न थी।
देखिए उसने जीवन में कंप्रोमाइज नहीं किया, जिया तो शान से जिया, मरा भी तो शान से मरा, उसको पता है उसको मारने भगवान आ रहे हैं। उसके कर्म चूंकि ऐसे थे कि हम लोग उसको राक्षस मानते, जबकि उसके अंदर ज्ञान तो अथाह था, आपको बताने की जरूरत नहीं। उसकी सिंह लग्न थी। अच्छा, जरा इधर आइए, भगवान की कैटेगरी में बताइए, यही चलिए रामायण में ही ले लेते हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न में आपको सिंह लग्न का कौन, आप सोच के बताओ कौन हो सकता है, टाइप करके बताओ। अच्छा, दुर्योधन भी कोई लिख रहा है, परशुराम भी, बिल्कुल सही, परशुराम तो थे ही थे सिंह लग्न की। यहाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न में कौन सिंह लग्न का आपको दिखाई दे रहा है? भरत जी नहीं, गलत, लक्ष्मण बहुत सही। देख रहे, लक्ष्मण जी भी कंप्रोमाइज नहीं करते थे, एकदम तमतमा जाते थे, गुस्सा जाते थे। सिंह लग्न के व्यक्ति थे कि आप लग्न के अनुसार किसी व्यक्ति का नेचर अब आपके दिमाग में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? किसी लग्न के अनुसार किसी भी व्यक्ति का नेचर आपके सामने आ जाएगा। बहुत प्राउडी नेचर का होगा, घमंडी नेचर का होगा, किसी चीज से कंप्रोमाइज नहीं करता होगा। सिंह लग्न। एक बात और बताएं, जिन व्यक्तियों की सिंह लग्न होती है, ऐसे बड़े बुजुर्ग हमारे अपने बच्चों के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर पाते। अब ये भी मैं बताऊंगा, आजकल हर माता पिता आते हैं अपने बच्चों की कुंडलियां दिखाने के लिए, लेकिन मैं जो बात बोलने जा रहा हूं आपको भी सोचने पे मजबूर करेगा। कोई भी बच्चा अपने माता पिता की कुंडली दिखाने नहीं आया। आप एग्री करते हैं हमारी बात से कि नहीं करते? कोई भी बच्चा अपने माता पिता की कुंडली आज तक मुझे तो नहीं दिखाने आया। इधर आपको दिखाने आया तो आप बहुत सौभाग्यशाली होंगे। हर माँ बाप जाता है अपने बच्चे की कुंडली दिखाने, बच्चे नहीं आते अपने माँ बाप की कुंडली दिखाने। लेकिन हम आपको एक सूत्र भी देंगे कि किसी भी व्यक्ति की वृद्धावस्था कैसी होगी, उसमें ये लग्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंह लग्न का व्यक्ति कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार ही नहीं होगा। आप देखिए, बहुत घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, बस उन्होंने जो कह दिया वही सही है, बस मान लीजिए सिंह लग्न है, चाहे जो भी हो जाए, जो उन्होंने कह दिया वही सत्य है, वो कंप्रोमाइज नहीं करते। इसको हम लोग आजकल पाश्चात्य सभ्यता में आकर के ज्योतिष की नॉलेज उन व्यक्तियों को नहीं है, इसलिए वो पाश्चात्य सभ्यता से आकर के बोलते हैं जनरेशन गैप है। जनरेशन गैप हर के साथ नहीं हो सकता। कुछ माँ बाप बहुत अच्छे अपने बच्चों के साथ मिक्स कर जाते हैं बुढ़ापे में। जनरेशन गैप मैंने बताया, वातावरण का फर्क पड़ेगा। आप देखिए वाराह मीन और जो मैंने बताया, अगर आप बेसिक से कभी एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे ना, आपको कभी कंफ्यूजन ही नहीं आने वाला। लेकिन अगर बेसिक से नहीं पढ़ेंगे कभी आप, तो आप बहुत बड़ी बड़ी चीजों को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो बहुत मैंने इसमें आपको बताया कि लग्न किस प्रकार से डिसाइड होगी। सिंह लग्न समझ में आ गया होगा सबको, सिंह लग्न। इसलिए जो भी जीव जंतु का यहाँ स्वरूप है, वही नेचर उस व्यक्ति के साथ होगा, वही नेचर उस व्यक्ति के साथ होगा। अब एक बात मैं आपको बताऊं, जैसे सिंह लग्न की बात बता रहे थे, ये लोग कंप्रोमाइज कभी नहीं करते। मैंने माफ कीजिएगा, दो एग्जाम्पल आपको दिया, रावण और इधर लक्ष्मण, कंप्रोमाइज इन्होंने नहीं किया। अब जो भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं, जो भी ऐसे, तो वो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो उनको ये बात अगर पता चल जाए तो थोड़ा बहुत वो अपने आप को एडजस्ट करने लगेंगे। अच्छा, ये हमारे अंदर दो, जैसे किसी के अंदर कोई दोष है और आपने उसको बता दिया भाई ये आपका दोष है, ये आपकी थोड़ी कमियां हैं, तो देखिए कि वो व्यक्ति ना थोड़ा संभल जाता है, वो कहता है मेरा नेचर ही ऐसा है, नहीं अगला व्यक्ति सही। लेकिन जो सिंह लग्न होगा, अगर उसको पता नहीं है तो वो हमेशा दूसरे को दोषी ठहराएगा। रावण ने कभी नहीं माना कि वो गलत था, लक्ष्मण ने कभी किसी के अपने आगे सुनी नहीं, परशुराम को ही कहने लगे कि कौन हो भाई तुम जो हमको जो रोकने चले, हमारे बराबर वीर कौन, कौन बोल रहा है, शेर बोल रहा है, घमंड बोल रहा है। बोलते ना कि रावण बहुत घमंडी था, सिंह लग्न, प्राउडी था, जिद्दी था, शेर की तरह दहाड़ता था, सिंह लग्न। बहुत सिंह लग्न के बारे में मैंने बताया। तो सिंह लग्न यानी लियो कहते हैं इसको। 5 नंबर
उसके बाद आइए कन्या राशि। कन्या नाम से ही कन्या है, वर्गो कहते हैं। इसके बारे में कभी फिर से हम लोग बात करेंगे, लंबी क्लास हो जाएगी। मतलब कितना डिटेल में आप जा सकते हैं किसी चीज को सोच करके। अब आप देख रहे हैं कितना आप डिटेल में चले जाएंगे, कितनी गहराइयों में चले जाएंगे, बहुत सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। केवल बेसिक से ही व्यक्ति का पूरा भविष्य समझ में आने लगता है। एडवांस पे तो जब चलेंगे तब तो आप किसी भी व्यक्ति की पूरी जन्म कुंडली खोल के रख देंगे आप। कन्या 6, तुला, तुला तराजू, बताइए इनका नेचर कैसा होता होगा। लिब्रा कहते हैं, बताइए इनका नेचर कैसा होता होगा। न्यायाधीश होते हैं भाई। तुला तराजू न्याय का प्रतीक है। एक व्यक्ति को मैं जानता हूं जिनकी तुला लग्न है, बचपन से उनके अंदर नेचर था। उनकी मम्मी कुछ भी ला के रख देती थी या पापा कुछ भी ला के दे देते थे, तो मिठाई भी आए या मूंगफली भी आए या कोई भी चीज आए, लड्डू, सबको बराबर बराबर हिस्से में बांटती थी। कम पड़ जाता तो एक उठा के सबको, अपना भी हिस्सा उसी में था। तराजू न्याय। ये तुला लग्न वाले व्यक्ति बहुत न्यायाधीश टाइप के होते हैं। लेकिन वो तुला लग्न पड़ी कहां पर है, वो अच्छी है कि बुरी, अब इन पे भी हम जिक्र करेंगे कि उनमें न्यायता कितनी है। एक साधु की न्याय है कि एक राजा का न्याय है कि एक घमंडी राजा का न्याय है। ये किस बात पे डिपेंड करेगा। न्याय तो करेगा वो, लेकिन कैसा न्याय करेगा, ये डिपेंड करेगा कि उस कुंडली में जो उसकी तुला लग्न है या तुला राशि जहां पर है, उन पर किन ग्रहों की दृष्टियां हैं, किन ग्रहों की युतियां हैं, उस पर डिपेंड करेगा, उन पर डिपेंड करेगा। तो तुला हर चीज न्याय से काम करने की कोशिश, अगर अच्छी है तो, बुरी है तब तो फिर न्याय भी करने की कोशिश करेंगे। यानी न्याय की जहां बात आएगी वहां तुला होगा। अब क्या न्याय का मतलब अन्याय नहीं होता क्या? जो अक्सर न्याय करता है वही अन्याय भी करता है। तो वो कब न्याय करेगा और कब अन्याय करेगा, कब न्याय करेगा कब अन्याय करेगा, ये डिपेंड करेगा कि वहां पे ग्रहों की स्थितियां क्या हैं। मेष लग्न भेड़ बहुत इंपल्सिव होते हैं। जहां पर भी इंपल्सिव मतलब कि बहुत ज्यादा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं इंपल्सिव को, आवेगशील। इंपल्सिव का मतलब आवेगशील, बहुत ही उग्र टाइप के हो जाना। किस कुंडली में जिस भाव में मेष राशि पड़ी होगी वहां से संबंधित वो व्यक्ति उग्र होगा, वहां से संबंधित वो व्यक्ति क्या होगा, उग्र होगा। अब पता चला किसी के चौथे घर में मेष राशि पड़ी है, चौथा घर घर का, वो घर में उग्रता दिखाएगा। सातवें घर में मेष राशि पड़ी हुई है, सातवां घर विवाह का है, वैवाहिक सुख का, वहां उसमें उग्रता देखी जाएगी, अपने वैवाहिक जीवन में उसके उग्रता देखी जाएगी। आवेगशील होगा, अचानक सब कुछ काम कर लेगा। 10वें भाव में अगर मेष राशि आ जाए तो व्यक्ति हर कर्म आवेग से करेगा। कुछ लोग ये भी बहुत आवेग से काम करते हैं, लगता है कि बहुत एनर्जेटिक है। आवेग जिस भाव में पड़ जाए वहां से चीजें जो है आवेग वाली आ जाए। तो मेष, बाकी चीजें आप समझ रहे हैं। तुला, वृश्चिक, वृश्चिक वृश्चिक का मतलब बिच्छू टाइप का, डंक मारने वाला। ऐसा व्यक्ति ना बहुत डंक मारता है। डंक समझ रहे ना, तीक्ष्ण बातें करेगा आपसे। मतलब हमेशा जब भी आप उससे बात करेंगे तो एक उसके अजीब बातों में व्यंग रहेगा। सोच में व्यंग हो सकता है, बातों में व्यंग हो सकता है। अच्छा, वाणी का भाव कौन सा है? द्वितीय भाव। वृश्चिक राशि अगर द्वितीय भाव में आ जाए तो व्यंगात्मक वाणी जरूर होती है उसकी। अब वृश्चिक राशि खराब है कि अच्छी है ये भी देखना पड़ेगा। केवल इसी पे ही आप पूरा कुंडली मत बताने लगिए, यही आधी नॉलेज होती है, वही कभी आपको नहीं देंगे हम। पूरी नॉलेज लीजिए। वृश्चिक, स्कॉर्पियो 8,
इसका नंबर है धनु, धनुष जैसे निशाने में पक्का, सेजिटेरियस, सेजिटेरियस। 9 नंबर मकर, मकर मतलब वही मगरमच्छ, मगरमच्छ में एक सबसे बड़ा गुण बताइए कोई व्यक्ति, मगरमच्छ का एक सबसे बड़ा गुण बताइए, इसको क्या बोलते हैं, कैप्रिकॉन। 10 नंबर कुंभ, एक्वेरियस, एक्वेरियस। 11 नंबर मीन, पाइसिस, इंग्लिश में बोलते हैं PISCS। 12 नंबर वैश्य जाति की राशि, एकाग्रता और ताकत। सबसे बड़ा मगरमच्छ का गुण होता है वो आलसी होता है, सबसे बड़ा मगरमच्छ का गुण होता है जो बहुत आलसी होता है, पानी में पड़ा है, मतलब जब तक आप उसको लात न मारो ना वो कुछ हरकत नहीं करता। हाँ बलशाली, एकाग्रता है, बुद्धि है उसके पास, लेकिन वही है ना कि जब हनुमान जी को उसकी ताकत याद दिलाओ तब याद आती है, ऐसे नहीं याद दिला आएगा वो, ऐसे पड़ा रहेगा, उसको कुछ दिक्कत ना हो, कोई दिक्कत नहीं। आलस क्यों आता वो भी बात करेंगे, ये सब थोड़ा अभी आगे बढ़ते जाएंगे, आप सीखते जाएंगे। तो देखिए राशि में ही कितनी सारी भविष्यवाणियां नजर आने लगी। अब केवल राशि का ही ज्ञान हो जाए और व्यक्ति भविष्यवाणियां बताने लगे तो आप उसको क्या कहेंगे, अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छल। कुछ लोगों को इतना ही केवल आता है, अच्छा खासा कमाल, यही लोग, ऐसा नहीं कि वो सीखना नहीं चाहते, मिल नहीं रहा उनको, लेकिन इतनी नॉलेज है फिर भी हिट हो गए। किसी को आपने बता दिया आपके अंदर ये गुण है, वो आपका भक्त होके पीछे पीछे घूमेगा कि और कुछ बता दो, और कुछ आता नहीं तो बता क्या दो, पहले आना भी तो चाहिए कुछ के लिए। तो वो सब धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, लेकिन इतनी बातें से ही आप समझ गए। और मेरा चलते ये उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा। हम और बातों की तरफ हम चलते हैं, थोड़ा और गणित की तरफ चलते हैं। तो हमने ये बताया, ये नोट कर लिया होगा। आप लोग इस तरह के स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बेशक ले लें स्क्रीनशॉट। यहाँ पर हटा रहे हैं, हमने आपको ये बताया कि जब हमारे ऋषि मुनि धरती के किसी भी हिस्से से खड़े होकर के उन्होंने ब्रह्मांड को देखा तो पूरा ब्रह्मांड एक गोल नजर आया, और उन्होंने कहा गोल का कोण जो होगा वो 360 होगा, और उसको 12 से इसलिए डिवाइड कर दिया क्योंकि ये होल नंबर है। और 12 राशियों के बारे में उन्होंने बताया, तो एक राशि कितने डिग्री की हो गई, 30 डिग्री की हो गई, एक राशि 30 डिग्री की हो गई। ठीक, तो यहाँ पे 30 डिग्री की एक राशि हो गई। अब देखिए यही जो 12 राशियां हैं यही कुंडली के 12 भाव होते हैं, यही कुंडली के 12 भाव हैं। ये एक्चुअली ये जो कुंडली है ये अंतरिक्ष की पिक्चर है, ये अंतरिक्ष की पिक्चर है, पिक्चर। जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उस समय, जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उस समय अंतरिक्ष में जो ग्रहों की स्थितियां हैं वही उस बच्चे की कुंडली बन जाती है। और ये कुंडली जो है ये एक अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष आपने गोल बनाया, यहां पर हमारे ऋषि महर्षियों ने इसको एक स्क्वायर बना दिया। और ये जो मैं बना रहा हूं ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल कुंडली है, उत्तर भारतीय स्टाइल कुंडली है। ऐसे साउथ इंडियन स्टाइल भी कुंडली है, ईस्ट इंडियन स्टाइल भी कुंडली है। दो कुंडलियां काफी फेमस हैं, नॉर्थ इंडियन स्टाइल और साउथ इंडियन स्टाइल। कुछ हमारे यहाँ पर जो हमसे जुड़े हुए हैं वो साउथ के भी कुछ लोग बैठे हैं, तो साउथ इंडियन स्टाइल भी मैं आपको कुंडली सिखाऊंगा। लेकिन हमारा कहना वो है एक ही, एक कुंडली आप अच्छी तरह सीख जाइए, दूसरी तुरंत आपको समझ में आ जाएगी।
ऐसा नहीं कि उसके अंदर कुछ बातें बदल गई, उसके अंदर कोई 14 भाव नहीं हो गए, या 13 भाव नहीं हो गए, 11 भाव नहीं हो गए, वहां पर भी 12 भाव है, वहां पर भी 12 भाव है, और यहां पर भी 12 भाव। अंतर क्या है, थोड़ी स्टाइल का अंतर आ गया, बाकी कोई अंतर नहीं। तो ये 12 भाव में हमेशा पहला भाव यही होगा, ये फिक्स है, ये फिक्स है, पहला भाव। एक बात देख रहे हैं आप, मैं भाव कह रहा हूं, भाव, ये भाव मैं चाहूं तो इसकी इंग्लिश ऊपर वाले ने इतनी दिया है मुझे कि मैं इसको इंग्लिश में बोल सकता, हाउस, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस। मैं क्यों नहीं हाउस बोल रहा हूं, भाव क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये व्यक्ति का भाव बताता है, भाव। ये जो हमारे ऋषि मुनि ऐसे थोड़ी ना थे कि उनको किसी दूसरे देश की भाषा नहीं आती होगी। अरे हम ही लोग को 2-3 आती है, जितने हम लोग अल्प बुद्धि के हैं, वो तो बहुत ज्ञानवान व्यक्ति थे, उनको तो बहुत सारी भाषाएं का ज्ञान था, ऐसी भी ज्ञान था कि व्यक्ति को बोलना ना पड़े, सब उसको समझ लेते थे। तो ऐसा तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि उनको इंग्लिश नहीं आती थी, इसीलिए उन्होंने भाव कहा, घर कहा। भाव का नाम है कि इस फर्स्ट भाव, यानी इससे लेने के उस व्यक्ति के अंदर भाव क्या है। जैसे चौथा भाव खराब हो जाए तो चौथा भाव हमारे घर का होता है, घर, परिवार, जो करंट फैमिली आपकी है। और दूसरा भाव, ये दूसरा, ये पहले के बाद पहले मैं लिख देता हूं, पहला, अभी सब इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। पहला, दूसरा, ये तीसरा भाव, ये चौथा भाव, ये पांचवा भाव, ये छठा भाव, ये सातवां भाव, ये आठवां भाव, ये नवां भाव, ये 10वां भाव, ये 11वां भाव, और ये 12वां भाव। 12वां भाव, ये भाव है। जीत शर्मा जी बोल रहे हैं कि सर मेरा माइक ऑन कर दीजिए। नहीं, रहने दीजिए माइक ऑन, अभी थोड़ा सा हमें पढ़ाने दीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे 5 मिनट, थोड़ा पढ़ाने दीजिए, ठीक है। कुछ पूछना है तो आप नोट कर लीजिए, फिर पूछ लीजिएगा हमसे, जरा इसके बारे में बता दीजिए, डिस्टर्ब हो जाता है ना। ये मैं बता रहा हूँ भाव है, जैसे मैं बता रहा हूँ ये चौथा भाव, देखिए ये बदलेंगे नहीं, यहाँ ये चीज फिक्स कर दी गई है, ये पहला भाव, ये दूसरा भाव, ये तीसरा भाव, चौथा भाव नहीं बदलते कभी, ये नहीं बदलेंगे। अब हमने कहा कि चौथा भाव क्या है, करंट फैमिली का, करंट फैमिली, करंट फैमिली क्या है, अगर किसी की शादी नहीं हुई तो अपने माता पिता के साथ रहना होगा, चाचा चाची के साथ रहना होगा, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन सब है, ये उसकी करंट फैमिली हो गई। कुछ लोग शादी हो गई, माता पिता कहीं दूसरी जगह हैं और हस्बैंड वाइफ दूसरी जगह है, तो अब उसका चौथे भाव में कौन आ गया, हस्बैंड वाइफ, उसका बच्चा, अगर कोई और भी रह रहा, उसकी बहन भी साथ में रह रही तो बहन भी, करंट फैमिली। करंट फैमिली सब लोग समझ गए, करंट फैमिली का मतलब। दूसरा भाव भी देखो, दूसरे भाव को कुटुंब कहते हैं, कुटुंब भाव। जब देखिएगा कितना, मतलब आप जरा गहराइयों में उतरिए तो आप भी दंग रह जाएंगे किस हिसाब से हमारे ऋषि मुनियों ने नाम दिया। दूसरा भाव कुटुंब, कुटुंब समझते हैं, पूरा परिवार, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ नाना नानी, मतलब पूरा उसका परिवार, ये दूसरा भाव है। चौथा भाव घर का है, घर मतलब जिस वो घर में रह रहा है उसमें कौन कौन लोग रह रहे हैं, ये है चौथा भाव, ये है चौथा भाव। अब हम क्या कहते हैं कि अगर चौथा भाव खराब हो गया, सर ये खराब कैसे होता है, यही तो बहुत बड़ी बात है, इसको तो अभी आपको काफी टाइम लगेगा समझने में, खराब और अच्छा। ये मैं खराब और अच्छा तो दो भाग में विभाजित ही नहीं कर सकता, जिसके लिए बहुत सारे पैमाने मुझे आपको बताने पड़ेंगे। अब चलिए मान लिया किसी का चौथा भाव बहुत अच्छा है, भाव का मतलब क्या हुआ कि वो अपनी करंट फैमिली के प्रति जो उसका अपना भाव है वो अच्छा है, ये मतलब हुआ। ये नहीं कि उसकी फैमिली बहुत अच्छी है, उसके हो सकता है कि वो अपने फैमिली के प्रति, जो करंट फैमिली है
उसके प्रति उसके भाव बहुत अच्छे हो, और किसी उसी उसी सेम परिवार में कोई दूसरा व्यक्ति उसका चौथा भाव खराब हो, उसका अपनी फैमिली के लिए नहीं, उसी परिवार में, हमारी बात समझ पा रहे, उसका भाव अच्छा नहीं है। मान लीजिए एक परिवार है, घर है, घर में 4 आदमी रह रहे हैं, ए बी सी डी। बी का मान लिया चौथा भाव अच्छा है, और सी का मान लिया चौथा भाव खराब है। अब करंट फैमिलीज की 4 लोग रह रहे हैं, चलिए 5 कर लिए, छोटी ज्यादा हो गई थी, न्यूक्लियर फैमिली हमको वैसे भी पसंद नहीं, परिवार तो भरा पूरा होना चाहिए। ए बी सी डी ई 5 लोग कर लिए, चलिए। तो अब जो सी का चौथा भाव खराब है, तो ये सी वाला जो व्यक्ति होगा, उसका ए बी डी ई से जब उससे बात करेंगे, यार तुम्हारे परिवार वाले कैसे, अरे बेकार है, हमेशा परेशानी किया करते हैं हमको, मतलब इसको हमेशा ही अपने करंट फैमिली में समस्या नजर आई। क्यों? क्या इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ए बी डी खराब है, इस व्यक्ति के अपने परिवार के प्रति भाव खराब है। देखिए कितनी बड़ी बात हो गई, हम हाउस हाउस चिल्लाते, आप समझ ही ना पाते हाउस का मतलब क्या है। कितना सोच समझ करके, कितना शोध करके, कितना विचार विमर्श करके ये ऋषि मुनि हम लोग को ये ज्ञान दे के गए हैं, और हम लोग उसको जो है कितना बर्बाद कर रहे हैं। इसी का फायदा तो नासा और इसरो ने उठाया है, यही ज्ञान लेकर के वो इतने बड़े अंतरिक्ष की पूरी जानकारी ले रहे हैं। यही तो था, और क्या था, सोचा तो इन्हीं लोगों ने, उसी का इन्होंने यूज कर लिया और हम लोगों को बना दिया कि नहीं कुछ नहीं होता, ये बकवास होता है। क्यों? आपको समझ में आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, उनको फिर आप भाव कैसे देंगे उनको। तो किसी का चौथा भाव खराब है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसके फैमिली में लोग खराब हैं, इस व्यक्ति का भाव खराब है। अब वही बी व्यक्ति जब किसी से बात करेगा अपने परिवार के लिए, तो वो सुनने को पसंद बर्दाश्त नहीं होगा, कोई भी उसके प्रति कह दे, भले ही ए वाले ने बी वाले को जो है कभी कुछ अपशब्द कह दिया हो या डांट दिया हो। मान लीजिए ए चाचा ही है, चाचा ने डांट दिया बी को, तो क्या हुआ, तो कह रहे वो हमारे चाचा हैं, कुछ भी हमें कहे, आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले। अब यही ए ने सी को भी डांट दिया, ये सी जाके लड़ाएगा जाके, क्या आपने हमको क्यों डांटा, ये अंतर आ जाता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इसको भाव कहा है। किसी का 7वां भाव खराब है, उसका खुद का 7वां भाव क्या है, मैरिज का है, विवाह का है, वैवाहिक संबंध का है। कोई भी चीज भाव का मतलब होता है संबंध से चलती है, उसके अपने विचार से चलती है। उसके विचार अगर उसके प्रति अच्छे हैं तो वो चीज अच्छी होती है। हम लोग ये कहते हैं, जब कुंडली मिलान करने की बारी आती है कि 7वां भाव बताओ कैसा, 7वां भाव, चलो गुड़ मिलाओ हटाओ, सब गुड़ मिल गए, पहले बताओ 7वां भाव। अब गुड़ मिल गए 36 के 36, 26 के 26, है 7वां भाव खराब। तो जिस व्यक्ति का 7वां भाव खराब है, वो हमेशा अपने जीवन साथी की तरफ उसके भाव अच्छे नहीं होंगे। अब उसके जीवन साथी उसके लिए कलेजा निकाल के रख दे, तुम तो हमेशा इसी बात करते रहते हो। क्यों? क्योंकि उसके भाव अच्छे नहीं है। ये है 7वां भाव। अब लोग करते क्या है, मुझे समझ में नहीं आता, इतनी हल्की ज्योतिष क्यों कर लेते हैं। हम कह रहे हैं 7वां भाव कैसा है, तो कहते हैं सप्तमेश खराब है ना, इसलिए 7वां भाव खराब है। क्या मजाक चल रहा है? ऐसा नहीं है। किसी भी, जैसे अभी थोड़ा आगे चले जाएंगे, उतना आगे भी नहीं जाना चाहते, हम रुक रहे हैं, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं कि सप्तमेश 7वें भाव को निर्धारित नहीं करेगा, भाव तो भाव को ही निर्धारित करेगा। सर दोनों में अंतर क्या है? अभी तक आपने जितनी भी किताबें पढ़ी होंगी, सब में लिखा है कि अगर 7वां भाव अच्छा और बुरा देखना है तो 7वें भाव में आई राशि का स्वामी अगर खराब है
तो सातवां भाव खराब हो गया। ये इस रूल को आप पहले ऐसे ऊपर से नीचे काट दीजिए। तो मतलब अच्छा मान लें, पता नहीं अच्छा हो भी सकता और बुरा भी हो सकता है, लेकिन ये डिसीजन लेने का पैमाना गलत है। हम पहले ऐसे ही करते थे, बट जब हमारी इतनी विद्वान लोगों से बात हुई, जो एक शिरोमणि हैं, इतने महान ज्योतिष, इतने समय से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी भविष्यवाणियां इतनी सही जाती हैं, जब मैं उनके सानिध्य में आया तब मैं सोचने लगा कितना ही सही लोग कह रहे हैं। लेकिन हर किताब में यही लिखा है कि सप्तमेश खराब होगा तो सातवां भाव खराब होगा। सातवां भाव मतलब समझ गए उस व्यक्ति का अपने जीवन साथी के प्रति भाव कैसा है। किसी का सातवां भाव खराब है तो अपने जीवन साथी के प्रति भाव अच्छा नहीं है, उसको हमेशा ही उसमें समस्या नजर आएगी। तो फिर सर सप्तमेश क्या होगा, क्या करेगा? सप्तमेश मैनेजमेंट करेगा उसका। मैनेजमेंट का मतलब जैसे किसी का भाव खराब है, सप्तम भाव मान लिया खराब है, सप्तमेश अच्छा है तो उसके भाव भले खराब हो लेकिन वो ना मैनेज कर लेगा चीजों को। किसी भी भाव का स्वामी उसका मैनेजमेंट होता है। चीजें खराब है लेकिन वो उसने मैनेज कर लिया, इसीलिए कहते हैं सप्तम भाव और सप्तमेश की स्थिति बताओ। अब आधे से ज्यादा ये मैं जो बात मैंने कही, ये हमारे हिंदुस्तान में 70 से 80% जो ज्योतिष विद्वान है वो ऐसी बात समझ रहे हैं। कैसे समझ रहे हैं? कि सप्तमेश खराब हो जाने से सातवें भाव को खराब समझ रहे हैं। हो सकता है कुछ खराबी हो, एक्चुअली सप्तमेश उसका मैनेजमेंट है। भाव अगर अच्छा है और सप्तमेश खराब हो गया तो उस व्यक्ति के अपने जीवन साथी के प्रति भाव तो अच्छे हैं लेकिन वो मैनेज ही नहीं कर पाता। मतलब वो कहता कि यार मैं बताना तो चाहता हूं कि मैं मतलब कितना अपने जीवन साथी को मतलब जीवन साथी के साथ मतलब रहना चाहता हूं, प्यार करता हूं, बट जैसे वो जाता तो पता नहीं क्या हो जाता, मैनेजमेंट ही फेल हो जाता, मतलब मैनेज नहीं कर पाता। कुछ लोग बाहर जाओ भगवान से जैसे जाएंगे तो घुमा देते हैं बात। तो वो है सप्तमेश और ये है सप्तम भाव। हमारी बात आप समझ गए होंगे। आज को मैं यही रोक रहा हूँ क्योंकि काफी समय हो गया है, 10:15 बज गया। तो आप भाव और भावेश को अब एकदम क्लियर आपके दिमाग में हो गया होगा क्यों हमारे ऋषि मुनियों ने इसको भाव कहा। भाव का मतलब आप समझिए क्या है, और भावेश क्या होगा, उस भाव का स्वामी क्या होगा, उसका कर्ता धर्ता होगा, उसका कर्ता धर्ता होगा। सप्तमेश, हर्षिता जी सप्तमेश क्या होता है? हर्षिता जी सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश कहलाएगा। सप्तम भाव का सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, होता है ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे जी। सर ये पंचांग बताने के लिए हमने कहा था लेकिन ना हम आगे बढ़ ही नहीं पाए, हम भाव और भावेश आपको समझाते रह गए, लेकिन पॉइंट पकड़ लिए तो कितना लंबा समय निकल जाता है। लेकिन चीजों को समझिए, हम नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे क्योंकि इसके बाद हम उसी पे ही अभी आगे। अभी से पहले वाली क्लास में उनको थोड़ा मैंने बताया है पंचांग, लेकिन आपकी क्लास में हम किसी दूसरी लाइन में बह गए भाव में, तो भाव में नहीं विषय की गहराई में आप गए गुरुजी। गुरुजी हाँ जी गुरुजी, रोहस जी ने आपके सम्मुख ये वीडियो चली आई थी तो हमको क्लास समझ में नहीं आई। अच्छा, और हमने कई बार किया, कई अच्छा, बार मना किया, और आपके यहाँ सामने वीडियो दिख रही तो कभी हाथ कर रहे कभी इधर कर रहे हैं, तो वीडियो समझ में नहीं आप आती। चिंता ना करिए, जो ये रिकॉर्डिंग जाएगी ना, इस बार जो रिकॉर्डिंग जाएगी वो पूरी तरह से हमारी जाएगी क्योंकि हमने आपने अलग से ऑफ किया है। ध्यान भटक रहा था गुरुजी। अच्छा ठीक है, सोम जी जरा थोड़ा सा ध्यान रखिए, है ना, सब लोग अपने साथी हैं, उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो जी। ठीक, और बताइए गुरुजी सप्तमेश खराब बोले तो बुरे ग्रह होने के ऊपर होता है क्या, दृष्टि ऊपर? सप्तमेश खराब होने का मतलब हुआ कि हो सकता है वो नीच का हो या वो छठे 8वें 12वें भाव, देखिए छठा भाव ये है, देख पा रहे हो अगर आप, 8वां भाव ये है और 12वां भाव ये है। सर अगर छठे 8वें और 12वें में आ जाता तो भी खराब माना जाता है। क्यों खराब माना जाता है ये हम आपको बताएंगे। सर ये भावेश हर भाव के हिसाब से फिक्स रहते हैं फिर राशि के अनुसार बदलते रहते हैं? राशि के अनुसार बदलेंगे ना, भाव फिक्स है, भाव फिक्स है,
भावेश कभी नहीं फिक्स हो सकते। अब मान लीजिए यहाँ पे किसी के 4 नंबर लिखा है तो भावेश 4 नंबर का स्वामी होगा। मान लीजिए किसी का यहाँ 6 नंबर आ गया तो भावेश 6 नंबर का स्वामी होगा। मान लीजिए सर गुरुजी। जैसे यहाँ पे तुला राशि अभी बैठी हुई है, तुला यहाँ राशि पे अगर 7 नंबर लिखा हुआ है ना। हाँ अगर तुला राशि का स्वामी अगर उसमें प्रथम भाव में बैठा हो तो वो प्रथम भाव के अनुसार सब उसको देखेंगे कि देखिए वही बात है। अब देखिए 7 नंबर यहाँ है तो यहाँ 1 नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, तो ऐसे नहीं देखा जाता। अब ये 7 नंबर का स्वामी 1 नंबर पे आया है तो किस घर में चला गया? मेष के। तो मंगल की स्थिति क्या है? तो सर सप्तमेश, जैसे कि सप्तमेश तो फिर उसी को ही मानेंगे ना, जैसे मैनेजमेंट का काम है। सप्तमेश पहली बात सुनिए, सप्तमेश मैंने- शुक्र हुआ, पहली बात सुनिए, सप्तमेश शुक्र हुआ और शुक्र जो है पहले भाव में आ गया। तो हाँ सर। पहले भाव में आने के कारण पहला भाव हमारा मस्तिष्क है, वो व्यक्ति हमेशा अपने जीवन साथी के प्रति सोचता ही रहे। एक बात, गुरुजी एक मिनट। अब ये यहाँ पे सप्तमेश खराब हुआ कि अच्छा हुआ? तो भाव के अनुसार तो अच्छा हो गया। हाँ जी। हर पत्नी चाहती, हर पति चाहता है उसकी पत्नी उसके बारे में सोचे, हर पत्नी यही चाहती है, हर पति यही चाहता है। तो चलो एक चीज तो अच्छी हो गई। अब ये सप्तम भाव पे जो यहाँ शुक्र देव थे वो यहाँ पर आए तो वो डिसाइड करेंगे कि मंगल ग्रह की क्या स्थिति है, क्योंकि वो मंगल के घर में गए। अब ये ऐसा मंगल क्यों देखते हैं हम लोग, ये थोड़ा अब आपको आगे वाली क्लास में बताएंगे। अभी और इसमें बहुत लंबी क्लास चलनी है। गुरुजी हमको एक कॉल आया था एस्ट्रोलॉजी से आपके यहाँ से, तो वो आपका ये होता है, आता है या किसी और रॉन्ग नंबर से आता है? हमारे पास तो आपको पहले बता दें कॉल करने का समय नहीं होता, और मैं हम पहले बहुत क्षमा मांगना चाहेंगे, आप लोग इतनी कॉल करते हैं हम उठा नहीं पाते। ऐसा नहीं कि मैं उठाना नहीं चाहता, नहीं, हमारे पास आया जी।